गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। नमस्कार, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, महान सूफी संत और कवि अमीर खुसरो साहब ने इस शेर के द्वारा यह जाहिर कर दिया कश्मीर का महत्व बताते हुए कि इस जमी पे, इस धरती पे यदि कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, तो वह यही है, यही है, यही है, यानी कि कश्मीर में है। कश्मीर जो है भारत का मस्तक है, वह केवल एक क्षेत्र मात्र नहीं है और मस्तक जितना ऊंचा रहे उतना ही अच्छा है, वह स्वाभिमान होता है। और अगर कश्मीर की चर्चा करें, पुराणों के हिसाब से देखें, हमारे इतिहास को देखें, तो ऋषि कश्यप हुआ करते थे, उनके नाम पर ही कश्मीर घाटी का नाम पड़ा। आज हम कश्मीर की चर्चा क्यों कर रहे हैं? चूंकि प्रधानमंत्री का कश्मीर में आज दौरा होने वाला है और यह दौरा इसलिए भी खास है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हट जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में यह पहला दौरा है। इसीलिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम यह भी समझेंगे कि कश्मीर का भारत के लिए क्या महत्व है और कश्मीरी लोगों का किस तरह से 370 जब था उस वक्त किस तरह से वे अलगाव महसूस कर रहे थे, 370 हट जाने के बाद वहां पर किस तरह विकास हुआ है, किस तरह कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारत की आंतरिक शांति के दृष्टिकोण से कश्मीर का क्या महत्व है। आज प्रधानमंत्री इस रैली के माध्यम से कश्मीर में क्या नए सौगात देने वाले हैं और कश्मीर से देश को क्या संदेश देने वाले हैं, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। अब कश्मीर की जरा बात करते हैं तो कश्मीर का महत्व यदि आप समझे तो पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप दशक 50, 60, 70, 80, 90 के फिल्मों को देखेंगे, हिंदी फिल्मों को, तो आप देखेंगे कि कश्मीर घाटी फिल्म का वहां पर बहुत सारे दृश्य कश्मीर से दिखाए गए, वहां फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ ये चीजें वहां से लुप्त होता गया और इसकी वजह बना आतंकवाद। लेकिन फिर करीब 3 दशक बाद जो है अब कश्मीर फिर से मुख्य धारा में आ रहा है, विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप यहां देखें, अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का पहला कश्मीर दौरा, कश्मीर का ये लाल चौक है और ये लाल चौक जो है काफी ऐतिहासिक माना जाता है कश्मीर के लिहाज से। यहां पर भी अगर आप जितने भी न्यूज़पेपर आज देखेंगे, सभी जगह यही बातें कही गई है। अच्छा, ये दौरा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? उसके हिसाब से अगर देखें तो यहां पर बताया गया है, फोकसिंग ऑन हाउ हिज गवर्नमेंट स्कीम हैव टच्ड द लाइव्स ऑफ बेनिफिशरीज। यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह यह बात बताना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार की जो योजना है वह भारत के लोगों का, कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आया है, किस तरह से लाभार्थियों के जीवन स्तर को गुणवत्तापूर्ण बना रहा है, उनके जीवन को निरंतर बेहतर करता जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है प्रस्तावित है, संभव है कि वह मई में हो सकता है। इस वजह से प्रधानमंत्री जो है जगह जगह विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। उसके लिहाज से अगर देखेंगे तो कश्मीर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आप जानते हैं कश्मीर जो है कश्मीरी सेब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीरी सेब का वहां के लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल खाने में करते हैं। वो फल के रूप में भी करते हैं, सब्जी के रूप में करते हैं, सूप के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं। इसके अलावा कश्मीरी सेब हो गया, मेवा हो गया, चेरी हो गया और इसके अलावा कश्मीर अपने जो पर्यटन है, अपनी जो खूबसूरती है, उसके लिहाज से अगर देखें तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हुआ हमेशा नजर आया है। कश्मीर के आज बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं और उसके तहत कुछ बातें, जो मुख्य बातें वो करेंगे, जो योजनाओं का उद्घाटन उनके द्वारा आज किया जाना है, उन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगस्त 2019 और इसमें 5 अगस्त जोड़ लीजिए, ठीक है। यानी कि 5 अगस्त 2019 का दिन जो है बेहद ऐतिहासिक दिन हुआ। क्यों ऐतिहासिक दिन हुआ? क्योंकि इस दिन भारत के संसद ने एक निर्णय लिया और निर्णय क्या लिया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही यहां पर यूटी भी इसे कन्वर्ट कर दिया गया और लद्दाख का हिस्सा इससे अलग करके लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। यहां असेंबली नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह बताया गया कि यहां पर असेंबली का इलेक्शन किया जाएगा, जो कि प्रस्तावित है, जल्द ही होने वाला है। ये सारे मुद्दे हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर रैली जो है, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है। इससे पहले वे फरवरी 2019 में गए थे और उसके बाद अगस्त में यहाँ पर 370 निरस्त किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री का कभी कश्मीर जाना नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है
6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को आज देश को समर्पित करेंगे। कश्मीर के माध्यम से ये किया जाएगा। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के दौरान ये सारे काम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न योजनाओं का आज उद्घाटन करने वाले हैं। इसके तहत जो है समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। वहां जब आज ये रैली में गए और वहां पर इनका जब दौरा हुआ, लोगों से इन्होंने संवाद किया। अपने संबोधन के दौरान इन्होंने पहले कुछ युवाओं से संवाद किया, वहां के युवाओं से, और विभिन्न कार्यक्रमों को जाना। वहां के युवा जो स्टार्टअप कर रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह से उनको उसमें लाभ दे रही है, किस तरह से बैंक से उन्हें सस्ते दर पर ब्याज मिल जा रहा है, और किस तरह से उनका जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है। वहां के स्थानीय युवाओं ने रोजगार को अपने आप को भी दिया है और अपने साथियों तक रोजगार को पहुंचाया है। वहां की जो अर्थव्यवस्था है, और खास करके इसमें जब मैं इस तरह की बातें करूं तो आप एमएसएमई सेक्टर को लेकर के चलिए, किस तरह से इसका विकास हुआ है। इन सब बातों को लेकर के प्रधानमंत्री गेट टुगेदर भी वहां के युवाओं के साथ किए थे। ठीक है, उसके अलावा जो यहां पर है इस रैली में और महत्वपूर्ण क्या बातें हो सकती है, तो देखिए जितनी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका अनावरण किया जाएगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा कुछ योजनाओं को। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोकसभा चुनाव होना है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बात यह की जाती है हर चुनाव में कि बहुत सारे युवा मतदाता पहली बार जुड़ते हैं। तो यह तो एक तो फोकस कि जो मतदाता पहली बार जुड़े हैं वोटर लिस्ट में, जिनका नाम आया है, वो आगे बढ़ करके इस बात को समझे कि उनका मत देना क्यों जरूरी है, क्यों भारतीय लोकतंत्र के लिए या दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के लिए मतदाता को आगे आकर के मत देना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही वे उन लोगों को चुन पाते हैं जो लोग उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाते हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। तो ये बात जो है आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान बताने वाले भी हैं, और कश्मीरी युवाओं की भागीदारी को भी इसमें वे बढ़ाना चाहते हैं। कश्मीर का अन्य भारतीय क्षेत्र से जुड़ाव की बात, जैसा मैंने कहा कश्मीर क्या है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा इसे लगातार कहा जाते रहा। हमने जब भी कहा, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। जब तक हम ये बात कह रहे थे तब तक कहीं न कहीं हमारे मन में 370 आ रहा था, और जब 370 खत्म हो गया तब यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा भी अपने भाषण के दौरान कि मैं निरंतर ये कोशिश करता रहा हूं कि कश्मीर के युवाओं का और यहां के लोगों का दिल जीत सकूं। तो जो कश्मीरियत की बात करने वाले हैं उनकी बात वो कर रहे थे कि मैं दिल जीत सकूं, और मैंने समझा है, ये जाना है कि पिछले 5 वर्षों में मैं आपका दिल जीतने में कामयाब रहा हूं, और लगातार मैं ये कोशिश जारी रखूंगा। ये कोशिश कैसे जारी रखा जा सकता है, यही बातें चूंकि कल्याणकारी परियोजनाओं के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कश्मीर में किस तरह से न्यू कश्मीर का एक जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया, एक जो रोड मैप तैयार किया गया है, इसको लेकर के बातें की जा रही है। और इसके माध्यम से क्या होगा कि 3 दशक तक देखा गया, 90 के दशक से वहां पर आतंकवाद शुरू हो जाता है, और आतंकवाद पिछले 3 दशक में काफी चरम पर वहां रहता है। इसके वजह से कश्मीर विकास की मुख्य धारा से कहीं भटक जाता है। लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया, कश्मीर एक बार फिर से विकास की मुख्य धारा में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही बातें यहां पर प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर में नई योजनाओं और प्रयास की जो बातें हैं, जरा उसमें देखते हैं। जब भी कश्मीर आपके नज़र में आता है, आपके ध्यान में आता है, आप कश्मीर के बारे में सोचते हैं, तो आप कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बारे में सोचते हैं। और खूबसूरत वादियों के वजह से ही कश्मीर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में निरंतर कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। ये पर्यटन क्षेत्र को और विकसित करने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए 2019 तक ये देखा गया था कि पर्यटन अचानक से पिछले 2-3 90 से लेकर के और तकरीबन 2020 तक पर्यटन अचानक से गिर गया था। वहां लोग जाने से बचते थे, क्योंकि आतंकवाद की समस्या वहां पर काफी हो गई थी, अलगाववाद की समस्या हो गई थी। लेकिन उसके बाद देखा गया है पर्यटन के क्षेत्र में काफी अच्छा विकास हुआ जब से 370 खत्म हुआ है। आप यह भी जानते हैं कि भारत ने सफलतापूर्वक पिछले साल ही G20 का सम्मेलन किया था, और G20 का जब भारत मेजबानी कर रहा था, भारत ने विभिन्न कार्यक्रमों को देश के विभिन्न शहरों में कराया, ताकि दुनिया भर के लोगों का ध्यान बाकी शहरों पर भी जाए, सिर्फ नई दिल्ली पर ना जाए, पूरे समग्रता के साथ भारत जो है विश्व पटल पर आ सके। ठीक है, तो भारत की जो कह सकते हैं एक तरह से इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई थी। इसके तहत ही एक कार्यक्रम जो है कश्मीर में भी रखा गया था। जब यह कार्यक्रम कश्मीर में रखा गया
तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी और लोगों ने आशंका भी जताई, आपत्ति और आशंका दोनों ही। आपत्ति पाकिस्तान की तरफ से भी जताया गया, बहुत सारे और कंट्री आए, बहुत सारे अपने देश को भी लोग कहने के लिए आ गया है कि कश्मीर में ये नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? हमारा जगह है, तो हम जहां चाहें जो भी चाहें काम कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से बयान आया। उसके बाद आशंका क्या, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशंका इसलिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुनिया भर के लीडर यहां पहुंचेंगे, ब्यूरोक्रेट्स पहुंचेंगे, क्या उतनी सुरक्षा का इंतजाम हो सकता है? इन सभी चीजों के बीच जो है भारत सरकार वहां पर सफलतापूर्वक आयोजन कराने में कामयाब रही। और ये जो सफलतापूर्वक आयोजन हुआ जिस भी सम्मेलन का, आप कह सकते हैं कि वह कश्मीर के लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। तो इन्हीं बातों से ये समझ में आता है कि कश्मीर के लोग जो आम शहरी हैं उस जगह के, वो चाहते हैं कि मुख्य धारा में आए, उन्हें रोजगार मिले, शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और निश्चित तौर पे वो अपने उद्योग धंधे पर्यटन को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। पिछले कुछ समय से ये देखा भी गया है। और अगर आप केवल मैं 2023 का अगर मैं आपको डाटा बताऊं 2023 का अगर डाटा आप देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे थे। अब ये 1 साल का डेटा है, अब जरा सोच सकते हैं। तो अपने आप में ये काफी अच्छा, सुखद कह सकते हैं भविष्य की ओर इशारा करता हुआ ये डेटा है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की बात आप जानते हैं। अमरनाथ यात्रा पे अगर आप डेटा पर नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा जो है 2010 के बाद लगातार संख्या गिरता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 खत्म किया गया वहां से, ऐसा देखा गया कि अमरनाथ यात्रा में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखा गया। इसके अलावा एक और बात, वैष्णो देवी की यात्रा वहां पर, चूंकि देखिए मैंने कहा पर्यटन दोनों ही दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक पर्यटन ये हो सकते हैं लोग सैर सपाटा के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं वहां, इस दृष्टिकोण से भी देखिए। दूसरा पर्यटन जो है वह कौन सा पर्यटन आप लेकर के चलेंगे? जब भी आप आंसर राइटिंग वगैरह करें ना तो इस तरह से चीजें लिखे, वो है धार्मिक पर्यटन की बातें की गई। तो जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन से जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। एक अमरनाथ यात्रा की बात मैंने की, उसके अलावा में जम्मू में जो है वो वैष्णो देवी है, ठीक है। तो वैष्णो देवी की यात्रा में भी यही देखा गया, लगातार पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। तो इन सब चीजों के बीच अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री जिस बात पर जोर दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वह पर्यटन है, इसलिए पर्यटन को वहां पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लगातार सरकार जो है विभिन्न फिल्म प्रोडक्शन वाले लोग जो हैं उनसे यह एमओयू सिग्नेचर कर रहे हैं। वहां के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा लगातार इस चीज को प्रयासरत है कि वहां पर अधिक से अधिक फिल्मों की फिर से शूटिंग हो सके। क्यों ये हो सके? 2 बातें, एक तो जम्मू कश्मीर का मैसेज दुनिया तक जा सके कि वहां पर शांति बहाली है। दूसरी बात, वहां के जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। अब उन्हें रोजगार मिलेगा, वो कामकाज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप जो है निश्चित तौर पर संभव है कि कोई आपका ब्रेन वॉश कर दे, आप जो संभव है कोई गलत कामों में लग जाए। इसलिए यदि रोजगार मिलेगा तो व्यक्ति जो है अपने करियर के बारे में सोचेगा, अपने भविष्य के बारे में सोचेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की पर्यटन की बात की गई उसे और अधिक सुदृढ़ किया जाए, सरकार भी उस पर ध्यान दे और जम्मू कश्मीर के लोग भी ध्यान दे। तो यही पूरी तरह से बात जो है की जा रही है इस दौरे के द्वारा। और कहा जा रहा है कि लगभग 14 करोड़ रुपए की 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। अपने आप में देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज है। हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास योजना, ये ऐसा तीर्थ स्थल है यहां जम्मू कश्मीर का जहां सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी और सिख धर्म के लोग भी जाते रहे। तो सरकार यहां पर चाह रही है कि इसका फिर से सही से पुनरुद्धार किया जाए, सही से इसको आज की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वहां बढ़ाया जाए और इसे भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस पर भारत के और दुनिया भर के लोगों की नजर पड़े ताकि सैलानी यहां जा पाए। श्रीनगर परियोजना राष्ट्र को समर्पित। श्रीनगर परियोजना के माध्यम से एक अलग तरह से कह सकते हैं स्मार्ट सिटी तो इसमें है ही, इसके अलावा आधुनिक सुख सुविधाओं की भी बात यहां पर की जाती रही है। और ये सब जो है अगर अभी आप श्रीनगर जाएंगे या आप यूट्यूब पे जाएं और श्रीनगर के बारे में देखें, समझे कि किस तरह से वहां पर कामकाज किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ही चकित हो जाएंगे। अगर आप पहले कभी श्रीनगर गए हो घूमने के लिए और अब श्रीनगर जाके देखें, आप कोशिश करें कभी छुट्टी 2 दिन 3 दिन का निकालें और घूमने जाएं, तो जब आप जाएंगे तो आपको कश्मीर बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आएगा। आपको बेहद खुशी होगी कि पहले जब मैं कश्मीर आया था तब यहाँ किस तरह के हालात थे और अब किस तरह से श्रीनगर पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है, तो इस पर और विकास कार्य को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब जरा हम कृषि की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं ना भारत जो है वह गांव का देश है और गांव में खेती होती है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि।
ठीक ऐसे ही जम्मू कश्मीर की, मैंने आपको इंट्रो में हिंट भी दिया था कि मैंने आपसे कहा था कि कश्मीरी सेब की मैंने बात की थी, काफ़ी प्रचलित है और कश्मीर के लोग जो है अपने रोज़मर्रा के दिनों में खूब सेब खाते हैं, क्योंकि यहाँ होता है पैदावार उसका। हमारे यहाँ दिल्ली में तो बड़ा कीमती मिलता है ना, तो लोग थोड़ा सा संभल के ही खाते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग खूब खाते हैं। और सिर्फ मतलब सेब खाने का मतलब है कि फल में तो खाते ही हैं, सब्जी में भी खाते हैं, उसका सूप बना के भी पीते हैं, उसको सलाद के रूप में भी खाते हैं। इसके अलावा कश्मीरी केसर जो है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा कश्मीरी शहद की बात की जाती है। कश्मीरी शहद की जब आप क्वालिटी की बात करेंगे, उसकी गुणवत्ता की बात करेंगे, तो वह मिडिल ईस्ट में भी शहद वैसे मिलता है, तो मिडिल ईस्ट के शहद से भी अच्छा माना जाता है कश्मीरी शहद, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री आज के अपने संबोधन में एक युवा से, सबसे पहले वहां जो एक युवा से बात किए थे, वह शहद पे ही बात कर रहा था। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, यूट्यूब पे जाकर के आप देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद मेवा की बात की गई, मेवा या फिर चेरी की बात कही। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कश्मीर की जो कलाकृतियां हैं, इसके बाद कश्मीर के जो पोशाक हैं, इन सब चीजों पर अगर आप गौर करें तो आपको कश्मीर को विश्व स्तर पर ला सकते हैं। तो कृषि जो है वह महत्वपूर्ण एक अंग है, इस पर विकास कार्यक्रम किया जाना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जो है समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए की पहल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार जो है, आज प्रधानमंत्री गए हैं तो सरकार के द्वारा जितने भी वहां कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं चलाई जा रही है, उसको वहां के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने सबसे पहले बताया था। आपको स्पीच सुनना चाहिए, उनका काफी अच्छा स्पीच है। अगर जम्मू कश्मीर पे कभी आंसर राइटिंग आ जाए, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी आए जहां पर तर्क की बातें की जाएगी, है ना, तो आपको ये स्पीच जो इनका है, वहां के उपराज्यपाल जो है एलजी साहब, इनका आज का स्पीच आपको सुनना चाहिए। उससे बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल से इन्होंने इन सब चीजों को बताया है कि कैसे कैसे वहां पर किन सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके तहत ही तकरीबन 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास भी प्रदान किया जाना है। लगभग 2,000 किसान खिदमत घर की स्थापना की जाएगी। देखो अपना देश, ये एक नया योजना है। देखिए, इन सब चीजों को नोट कीजिए। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत भी आज से ही कर दी जाएगी। इसके अलावा चलो इंडिया वैश्विक एक तरह से कह सकते हैं कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत की जाएगी। अब ये किसके लिए हो रहा है? प्रवासी, जो लोग जो है एनआरआई हैं, देश से बाहर हैं या विदेशी भी हैं, ठीक है, खास करके प्रवासियों को ध्यान में रखकर कि चलो इंडिया, यानी कि अपने देश के व्यक्ति हैं, वो भारतीय मूल के हैं, यूएसए में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनसे कह रहा है चलो इंडिया वापस, है ना, भारत आइए और भारत को देखिए, समझिए क्या होगा इससे, पर्यटन बढ़ेगा। और कश्मीर तो किया जा रहा है, कश्मीर से उसका उद्घाटन देश को समर्पित किया जा रहा है, तो कश्मीर को ध्यान में रख के ये सब किया जा रहा है। ठीक है, इस बात को भी समझते हुए चलना है। कश्मीर के लिए मायने क्या है? देखिए, कश्मीर के लिए मायने, आज का प्रधानमंत्री का जो दौरा है वह कई मामलों में मायने है। कई मामलों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले निश्चित तौर पर राजनीतिक के लिए तो मायने हैं ही। अब राजनीति के लिए क्या मायने है बात करेंगे। उसके बाद आर्थिक पहलू से भी देखना चाहिए इसे। आर्थिक पहलू की जब आप बात करें तो यहां पर कृषि भी जोड़िए और कृषि के साथ आप पर्यटन को जोड़िए, है ना। उसके बाद यहीं से एक अलग चीजें बनाइए रोजगार के मामले में। और कश्मीर का जो अलगाववाद या आतंकवाद की समस्या लगातार रही है, यानी कि वहां पर अशांति की स्थिति जो बनी हुई रही है, इसी के साथ आप आंतरिक सुरक्षा की बात कर लीजिए और इसका निश्चित तौर पे सामाजिक सांस्कृतिक महत्व तो है ही। इन सब लिहाज से आपको यह देखना चाहिए। ठीक है, अब राजनीतिक महत्व की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजनीतिक महत्व मैं डिटेल से थोड़ा बताऊंगा, मैप के माध्यम से पूरी चीजें। यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है, यानी कि 2019 में 5 अगस्त के बाद जब आर्टिकल 370 खत्म किया गया, तब से विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। तो यहां लगातार ये बात की जाती रही है कि विधानसभा चुनाव होना है। यूटी है लेकिन यहां विधानसभा चुनाव तो होना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था पिछले साल ही। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था सरकार से पूछते हुए कि क्या आपको लगता है कि शांति बहाली हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया, जैसा कि आप लगातार कहते रहे, फिर चुनाव क्यों नहीं? वहां के लोगों को पूरी तरह से हक है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके, अपने जनप्रतिनिधि को चुन सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 30 सितंबर 2024 तक का समय दे दिया है कि आप यहां पर इस डेडलाइन को फॉलो करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप चुनाव करवा लीजिए। तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात क्या है? पूर्ण राज्य की बात की गई है।
लगातार गृह मंत्री अमित शाह जी लोकसभा में खुद ही एक बयान दिए थे कि जैसे ही हमें लगेगा कि सही समय आ गया है कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो हम ऐसा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि उचित समय देखते हुए यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तो इस लिहाज से भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, राजनीतिक लिहाज से देखेंगे। इसके अलावा मैंने कहा आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यटन की मैंने चर्चा कर ली, कृषि की चर्चा कर ली, आप इसे समझ ही गए। रोजगार की मैंने चर्चा किया है कि किस तरह से युवाओं को जोड़ा जा रहा है, स्किल की बात की जा रही है। जब भी यहाँ रोजगार पर है तो आजकल सरकार का जो जोर है ना वह एमएसएमई सेक्टर पर ज्यादा है। प्रीलिम्स का समय है, यूपीएससी इस पर पूरा नजर रखती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अशांति और सुरक्षा की भावना आप जानते ही हैं, पाकिस्तान को लेकर के यहां पर बात मैं करना चाहूंगा। तो पाकिस्तान को लेकर के इसीलिए कि देखिए पाकिस्तान में हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और शहबाज शरीफ जो हैं वहां नए प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार, ठीक है। तो अब इनका कार्यकाल आ गया और जैसे ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहले इन्होंने क्या आलाप किया, वो है कश्मीर का। कश्मीर मुद्दा इन्होंने उठा दिया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के नजरिए से हमारे लिए जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण हो जाता है और जाहिर सी बात है पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, वह भी हमारे लिए जरूरी होता है। तो आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मैंने जितना भी चीजें आपको बताया है, यानी कि किस तरह से कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, दिल जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है किस तरह से मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, वहां के समाज में किस तरह से बदलाव आएगा, युवाओं के जीवन शैली में किस तरह से बदलाव आएगा। पत्थरबाजी की समस्या बहुत ज्यादा हुआ करता था, आजकल देख रहे हैं वहां पत्थरबाजी बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और आर्मी चूंकि यहां पर है तो आर्मी के साथ समन्वय वहां के लोगों के साथ किस तरह से होगा। आप दिल्ली में किसी मोहल्ले में देखते हैं, अपने मोहल्ले में जहां आप रहते हो, मुखर्जी नगर या देश के जिस भी कोने से आप मुझे सुन रहे हैं, वहां देखते हैं कि आपके गांव में, आपके शहरों में, आप जहां जाए आर्मी घर घर में है, या जहां जाए 10 आर्मी आपको देखने को मिल जाए। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता होगा, पुलिस जरूर देखने को मिलती होगी लेकिन आर्मी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह उतना संवेदनशील हिस्सा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर आप जब जाएंगे तो वहां मार्शल लॉ है, अब सभा कानून लागू है। तो इस वजह से क्या होता है, विभिन्न जगहों पर आपको आर्मी के 10-5 जवान नजर आते रहेंगे, ठीक है। इस सभी वजहों से जो है जम्मू कश्मीर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यटन क्षेत्र के अलावा जैसा मैंने कहा स्थानीय सरकार के गठन की, जो कि राज्य विधानसभा को लेकर के मैंने कहा था, इन सब मायनों से आज जो प्रधानमंत्री का दौरा कश्मीर में हो रहा है यह कश्मीरी लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए कश्मीर का क्या महत्व है, अब जरा देखते हैं। पहले ही मैंने कहा आंतरिक सुरक्षा मैंने समझा दिया, धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से हमने चर्चा कर लिया। यहां पर धार्मिक की जब बात करेंगे तो 2 जगह आप ना भूलें, अमरनाथ यात्रा की बात मैंने किया, महत्वपूर्ण है ये, दोनों को अलग से आप मेंशन किया कीजिए। और एक जम्मू क्षेत्र में जब आप करेंगे तो वह कौन सा है, वैष्णो देवी। आपको ध्यान है मैंने एक चीज आपको और एक्स्ट्रा बताया है, यहां देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, मैंने अलग से आपको समझा दिया था कि एक तीर्थ स्थल और है जहां पर सरकार की नजर है, और वो तीर्थ स्थल कौन है, हजरत बल तीर्थ। मैंने अब समझाया कि यहाँ पर ये इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ जो श्रद्धा का भाव है, इसका जो महत्व है वह हिंदू और सिखों के लिए भी बहुत है, तो वहाँ लोग जाते रहते हैं। सरकार का नज़र हजरत बल तीर्थ स्थल पर भी है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है ये जो है 5 अगस्त 2019 के बाद का है, जब 370 खत्म हो गया है तब का ये नया मैप है। इसमें आप देखते होंगे लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो है अब लद्दाख वाला हिस्सा भी मैं बता भी देता हूं। अब जरा देखते हैं अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पर पूरी इससे जोड़ करके जरा जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश करते हैं। कब से जम्मू कश्मीर जो है इतना चर्चा में आ गया, इसको जरा देखते हैं। देखिए भारत आज़ाद हुआ, वर्षों से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलना खुशी की बात था, लेकिन उसके साथ साथ हमें गम भी मिला, और गम भी मिला इस तरह से कि देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वहाँ पर एक तरह की बातें की गई कि कौन सा जगह जो है भारत के साथ रहना पसंद करेगा और कौन सा जगह जो है वह पाकिस्तान के साथ जाना पड़ेगा। वोटिंग भी हुआ, उसके हिसाब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए ये सब पढ़ लिया होगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस आपको ब्रीफ में बता देता हूं। तो वोटिंग के तहत बहुत सारे जगह जो है एक दूसरे के साथ चले गए। एक और विकल्प दिया गया कुछ सभी जगहों को कि आप चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या तो आप भारतीय ध्वज के नीचे चले जाइए, या फिर आप पाकिस्तान के ध्वज के नीचे चले जाए, या फिर आप स्वतंत्र भी रहना चाहें। तो कश्मीर के उस समय के राजा हुआ करते थे हरि सिंह, ठीक है, देशी रियासत हुआ करता था। आप जानते हैं भारत में 550 से अधिक देशी रियासत था। सरदार पटेल किस तरह से एकीकृत किए भारतीयता का भाव जारी करते हुए, और कुछ
कुछ लोग तो प्यार से मान गए और कुछ को थोड़ा सा समझाना पड़ा। आपको पता ही है हैदराबाद वगैरह की कहानी। तो कश्मीर उसमें था, और कश्मीर जो है वहाँ के राजा हरि सिंह, तो हरि सिंह काफ़ी रोमांटिक मिजाज के थे, स्वच्छंदतावादी। उन्होंने कहा कि देखिए कश्मीर को मैं चाहता हूँ कि स्विट्जरलैंड जैसा बनाऊँ, ठीक है, जैसे कि यूरोप में स्विट्जरलैंड है, तो वैसा ही कश्मीर के राजा थे, तो जाहिर सी बात है वैसा सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर भारत ने उनकी बात को मान लिया। भारत ने कहा कि ठीक है, अब यदि आप चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा ना बने, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वेल डन, हम आपको शुभकामना देते हैं, आप रहिए। लेकिन भारत चौकन्ना जरूर था, चौकन्ना नहीं थे राजा हरि सिंह। हुआ क्या, भारत ने तो मान लिया जो आप अलग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान की फितरत गलत थी कश्मीर को लेकर के, और जैसे ही ये सब होता है पाकिस्तान ने क्या किया, वहां पर जो कुछ कह सकते हैं कि उग्रवादी संगठन था, उसको वहां की आर्मी ने मदद करते हुए कश्मीर पे विद्रोह कर दिया, उस पर कह सकते हैं अटैक कर दिया। जब ये सब चीजें हुआ तो उस वक्त इतनी आर्मी राजा हरि सिंह के पास अपना नहीं था। अब कश्मीर पर धीरे धीरे जो है पाकिस्तान की आर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब लग रहा है राजा हरि सिंह को कि गया काम से, हमारा पूरा राजपाट तो चला ही गया और कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली से संपर्क किया। दिल्ली में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जो भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके सचिव से बात किया गया और कहा गया कि देखिए पाकिस्तान की सेना यहाँ के उग्रवादी संगठन के साथ हम पर अटैक कर दिए, हमें सुरक्षा चाहिए और उसके तहत जो है आप हमें मदद कीजिए, इंडियन आर्मी को यहाँ भेजिए। निश्चित तौर पर बात की गई कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे इस शर्त पर कि आप तो हमारा हिस्सा है ही नहीं, तो आप हमारा हिस्सा बनिए, ठीक है। तो एक डेडलाइन जो फिक्स किया गया था उसके बाद की बात यह है, और फिर राजा हरि सिंह जो है एक संधि प्रस्ताव करते हैं और भारत के साथ कश्मीर का विलय हो जाता है। अब जब विलय हो जाता है तो भारत की सेना जाती है कश्मीर में, वहां पर जो पाकिस्तान की सेना है उसके साथ टकराव होता है 1948 में, और मुठभेड़ में धीरे धीरे वो बाहर उन्हें खदेड़ती हुई नजर आती है। लेकिन कुछ हिस्सा जो है वहां तक वो सेना पहुंच चुकी होती है, कश्मीर की सेना। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वही है पीओके, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा हिस्सा है। तो इस हिस्से पर तब तक जो है पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी होती है। भारत की सेना यहां तक पहुंचती है और ये हिस्सा जो है यहां तक कब्जा में ले लेती है। लेकिन यहां पर जो उस वक्त सीज फायर हो गया था, सीज फायर कहने का मतलब है तात्कालिक रूप से आप युद्ध विराम कर दीजिए, जो चीजें जहां है वहीं रह जाइए, जो सेना है वहीं रहिए, वहीं पर एक जो है आप कह सकते हैं टेम्पोररी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दे दिया जाता है। तो यही चीजें हो गया। और यहां पर आपने फिल्म भी देखा होगा, एलओसी। एलओसी फिल्म देखा है आपने? काफी अच्छी फिल्म है, देशभक्ति की भावना आ जाती है, देखिएगा। तो एलओसी, एलओसी का मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की गई। यही एलओसी है जो आप फिल्म देख रहे हैं, यही वो बातें की गई है, उस पर मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। तो ये सब चीजें तो हो गई। अब कश्मीर हमारे पास आया, जब वहां पर विलय किया गया तो कुछ बातें रखी गई। इन सब चीजों के लिए कश्मीर को कुछ विशेष सहायता देने के लिए, वहां के लोगों का दिल जीतने के लिए, जो कि प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, उसके लिए कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया। और उसके तहत क्या किया गया, आर्टिकल 370। देखिए एक ब्रीफ मैं हिस्ट्री बता दिया हूं, चूंकि बहुत सारी बातें करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, इसलिए वहां से हम यहां पर अब आ जाते हैं आर्टिकल 370 पे। अब आर्टिकल 370 जैसा मैंने कहा, रूपरेखा 1947 में शेख अब्दुल्ला का काफी महत्वपूर्ण रोल है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो है ना, तो इन्हीं के परिवार से थे, इनके पूर्वज, तो इनका काफी रोल रहा। ये नहीं होते तो कश्मीर शायद भारत का हिस्सा नहीं हो पाता, ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट तैयार किया और 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक हिस्सा बन गया, एक अस्थायी प्रावधान के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऐसा कर दिया गया। इसके तहत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता वाले राज्य का दर्जा मिल गया। अब विशेष स्वायत्ता कहने का तात्पर्य क्या है, भारत के लोगों को जितनी सुविधाएं भारत के संविधान के द्वारा दिया गया, इससे कुछ ज्यादा वहां के लोगों को मिला। जैसे कि आपको क्या दोहरी नागरिकता प्राप्त है? आप मुझे जहां से भी सुन रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो क्या आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तब भी यही होने वाला है। लेकिन 370 खत्म होने से पहले जो लोग जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे, ध्यान देना है, वे जम्मू कश्मीर के नागरिक हुआ करते थे और भारत के भी नागरिक होते थे। इसीलिए आप समझ लीजिए कि दो जगह के नागरिक हो गए, तो उन्हें दोहरी नागरिकता मिल गई।
ये प्रावधान बाकी लोगों के लिए नहीं था देश में। तो ये बातें की गई। तो जब 370 खत्म हुआ, 370 ये खत्म हुआ था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत निरस्त हुआ था 5 अगस्त 2019, जिसकी बात मैंने कहा, और लागू कब, 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसके बाद जैसे ही 370 खत्म हुआ तो दोहरी नागरिकता खत्म हो गई। वहां के लोग जो है उनका अलग ध्वज था, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कलेक्टर बन जाएंगे, डीएम बनेंगे, तो आप जो है आपके टेबल पे एक ध्वज रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, रखना चाहिए, तिरंगा रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन वहां पर जम्मू कश्मीर में कश्मीर का एक अलग ध्वज हुआ करता था, तो तिरंगे के साथ वह ध्वज भी चलता था। अब देखिए 2 ध्वज हो गया, यहां भी ये गड़बड़ी थी। इसके अलावा वहां के संविधान अपना हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा का, जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, विभिन्न राज्यों में देखेंगे कार्यकाल क्या होता है, 5 साल का हुआ करता है। जम्मू कश्मीर में 5 साल का नहीं होता था, यहाँ 6 साल का कार्यकाल हुआ करता था, ठीक है। और वहां के जो अपना जो उसकी विधानसभा थी, अलग संविधान है, तो अलग चीजें चलता था। आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, इन्वेस्टमेंट करने में इससे परेशानी होता था, बिजनेसमैन वहां इन्वेस्टमेंट करने से बचते थे। तो ये सारी चीजें जो है सब खत्म हुआ, एक अलगाव का भाव कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में दिखता था। ये सब चीजें खत्म हो गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के साथ। जैसे ही ये लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 को, तो 370 और 35A ये दोनों ही समाप्त हो गया, और ये बीते दिन की कहानी हो गई। और ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा जम्मू कश्मीर जो है अब भारत का, जिसको हम बार बार कहना पड़ता था अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, वाकई अभिन्न हिस्सा बन गया। अब चलते हैं इसके तरफ चलने से पहले एक छोटी सी जानकारी, वर्तमान जम्मू कश्मीर की स्थिति को सबसे पहले समझ लीजिए। जाहिर सी बात है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। तो यूटी है यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहां पर विधानसभा होगा, जैसे कि दिल्ली में है, जैसे कि पुडुचेरी में है। यूटी है दिल्ली, लेकिन यहां पर जनप्रतिनिधि हैं, यहां के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। ठीक ऐसा ही वहां पर होने वाला है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव हुआ नहीं है, तो इस तरह की स्थिति हुई नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि 30 सितंबर 2024 तक इस सब चीजें करा ली जाएगी। विधानसभा की 114 सीट है, जिसमें 5 मनोनीत सदस्य भी है। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, पाक अधिकृत कश्मीर कौन सा हिस्सा है, पीओके। ये जो मैंने मैप आपको दिखाया, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, पीओके वाला। और यहां पर जो है 24 सीटें रिजर्व कर दी गई है। इसके तहत ये 24 सीटें रिजर्व है कि यहां पर फिलहाल तो ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है, तो हम यहां चुनाव नहीं करा सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करा सकती। लेकिन जिस दिन हम ये हिस्सा ले लेंगे पाकिस्तान से खदेड़ करके इनको, फिर जम्मू कश्मीर का ये पूरा हिस्सा तो है ही हमारा, तो फिर इस सभी सीटों पर भी चुनाव होगा। तो हमने क्या किया है, देखिए कितना अच्छे से व्यवस्था अभी कर दिया गया है, पूरी तैयारी कि आगे हम इनसे हिस्सा लेंगे तो 24 सीट हम रिजर्व करके रख देते हैं 114 में। मामला समझ में आ गया। उसके बाद लोकसभा की यहां पर सीटें 5 दी गई है। तो इतनी स्थिति आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं इस मैप को लेकर के। इस मैप को लेकर के कुछ बातें तो मैंने बता दिया। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वो जो 1948 वाली कहानी समझाया था, हरि सिंह के संधि से पहले यहां तक आर्मी आ गई थी पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये हिस्सा वहीं पर ऑक्युपाइड हो रह गया पाकिस्तान का। और ये जो तत्कालिक सीमा रेखा हो गया, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, इसी को कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, जो आपने फिल्म भी देखा होगा, बहुत सारे देशभक्ति के गाने भी सुने होंगे। इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को देख करके बताया जाता है। और ये जो है काफी, इसके आसपास के जो भी जगह है काफी सेंसिटिव है। एक जगह का नाम बताऊं, आप सुने भी होंगे, कारगिल फिल्म भी आपने देखा होगा। 1999 में इस जगह पे क्या होता है, परवेज मुशर्रफ साहब हुआ करते थे, उसके सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, तख्ता पलट कर दिया, सत्ता में आ गए और उन्होंने इस जगह को हड़पने की कोशिश की, ठीक है। भारत के साथ संधि प्रस्ताव करते रहे और फिर धोखा करके। तो यहां पर इस जगह पे ये हमारे रूप से अगर देखेंगे तो हमारे नजरिए से, भारत के नजरिए से, सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जगह है। तो यहां पर युद्ध हुआ और भारत की सेना ने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए, आप कह सकते हैं कि वीरता दिखाते हुए, इस जगह को हमने फिर से वापस ले लिया। ये एक गांव है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे सटा हुआ, देख रहे हैं आप, इस जगह पे एकदम ये गांव है। अब ये जगह क्यों चाहिए था पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान यदि इस जगह को ले लेता तो सामरिक दृष्टिकोण के लिहाज से वह अधिक मजबूत स्थिति में होता। ये हिस्सा तो उसके पास है ही, ये हिस्सा लेता तो यहां से वो भारत के जो आर्मी की मूवमेंट है उस पर नजर रख सकता था। इसलिए हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, काफी मोटिवेट उन्होंने किया और अंततः हमने इस जगह को ले लिया। तो ये तो LOC की कहानी हो गई। अब यहां पर एक हिस्सा, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन,
ये पोर्शन भी जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का ही है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा इस पर रहा। लेकिन क्या हुआ 1963 में क्या होता है कि पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त, पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त कौन है, चीन, तो चीन को क्या किया, इस जगह को गिफ्ट में दे दिया कि दोस्त मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे कुछ उपहार दूं, तो चीन ने कहा कि ठीक है दे दो, तो इस जगह को उसने गिफ्ट में दे दिया। अब जरा सोचिए इन दोनों की जरा किस तरह की बातें रही है। यह जगह किसका है, भारत का, अवैध कब्जा किसने किया, पाकिस्तान ने, और फिर तीसरे को गिफ्ट देना चाह रहा है, और जो दूसरे का जगह है वो गिफ्ट में दे रहा है, और दूसरा वाला गिफ्ट स्वीकार भी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस जगह की कितनी ज्यादा अभी जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है। इसके अलावा आप इस जगह को देख रहे हैं कश्मीर का, ये जगह जो पूरा, ये जो मैप अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये जो मैप देख रहे हैं ये 5 अगस्त 2019 से पहले का है, ठीक है। उसके बाद बदल गया है स्थिति थोड़ा सा। अब ये जो वाला हिस्सा जो है वह कश्मीर घाटी का बना, और इधर से पूरा हिस्सा जो है वह लेह लद्दाख का हो चुका है, ठीक है, जो कि मैंने वो इंडिया के मैप में आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। तो ये वाला हिस्सा जो अब है, अब के लिहाज से देखेंगे तो पड़ जाता है लेह लद्दाख का हिस्सा। लेकिन 1962 में एक युद्ध हुआ। 1962 में युद्ध किसके बीच हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में, और यहां पर जो है चीन का कंट्रोल हो गया। चीन ने भारत के साथ धोखाधड़ी की मित्रता में, और अवैध रूप से उसका यहां पर कब्जा हो गया। इस जगह को क्या कहते हैं, अक्साई चीन बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हिस्सा है यहां से लेकर के ये वाला। तो यहां पर भी सीज फायर हुआ और तत्कालिक रूप से एक सीमा रेखा दे दिया गया। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि आप एलओसी से बोलते हैं, आपने इस जगह के बारे में सुना होगा एलएसी, ऐसा शब्द सुना है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। मामला समझ में आ गया, कंफ्यूज एलएसी और एलओसी में नहीं होना। एलओसी जो है पाकिस्तान का भारत के साथ, ठीक है, जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारे जमीन पे, और एलएसी जो है वो अक्साई चीन वाला हिस्सा और भारत का जो लेह लद्दाख वाला है उससे बीच का लाइन है। तो एक मामला तो यहां पर आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में हो रहा होगा कि भारत के पास फिर कौन सा जगह है जम्मू कश्मीर का जहां पर भारत की सरकार चलती है, भारत के हिसाब से कामकाज होता है, भारतीय संविधान लागू होता है, वह ये वाला हिस्सा है। ये जो पूरा हिस्सा है इस पर भारत का नियंत्रण है, ठीक है, इतना है। यानी कि भारत शुरू से ही इस जगह पर काम किया है, और यहां पर भी 1962 तक भारत का कामकाज रहा है। लेकिन 1962 में जब हिस्सा चीन के नियंत्रण में आ गया तो भारत सरकार, भारत का संविधान इतना ही हिस्से पर फिलहाल लागू है, और ये सब अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में, ये अवैध रूप से चीन के कब्जे में, ये गिफ्ट में पाकिस्तान ने दे दिया, तो फिलहाल चीन के कब्जे में। मामला समझ में आ गया। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर जम्मू कश्मीर को अगर आप समझेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, समझना चाहिए आपको इस चीज को लेकर के। उसके बाद 5 अगस्त, आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को फिर वही चीजें जो मैंने बताया कि ये यूटी बन गया, और यूटी इसके साथ बनते हुए लद्दाख भी अलग हो गया, लद्दाख भी यूटी बन गया। यहां पर असेंबली कर दिया गया, यहां पर यानी कि चुनाव होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, हो जाएगा 30 सितंबर से पहले, और यहां पर इलेक्शन नहीं होगा। ये जो पूरा हिस्सा, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान, लगभग इस तरह का एक रफ मैप है, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हैं आप, ये कारगिल वाले हिस्से से लेते हुए ये एक तरह का रफ मैप मैं आपको बता दिया हूं। ये पूरा जो हिस्सा है वह लेह लद्दाख का पड़ जाता है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है वह कश्मीर का, जम्मू भी उसी का पार्ट है, तो जम्मू और कश्मीर एक, और लेह लद्दाख इधर पड़ जाता है, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में चुनाव नहीं होगा, यूटी रहेगा, केंद्र के प्रतिनिधि वहां शासन करेंगे, और यहां पर यूटी रहते हुए जो है यहां पर चुनाव होगा, वहां के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री होंगे, समय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये पूरा डिबेट आपको समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है। मैंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री का आज का ये यात्रा जो है बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चुनाव हुआ है, शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, और भारत में लोकसभा चुनाव होने वाला है। पूरी घटनाक्रम पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि हर लिहाज से कश्मीर हमारे लिए बेहद जरूरी हो सकता है, और है भी, ठीक है। तो पूरी घटना के बाद एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं इसका जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, जवाब आपको देना है, और आज का डिबेट काफी लंबा रहा, आपने सही से समझा भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर रैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही है पूछा गया है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया गया है। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रदान किया जाएगा।
दो स्टेटमेंट दिया गया, आपको देखना है कि उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो भी सही हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, जैसा कि आप लोग लिखा भी करते हैं। कोई गलत है तो उसका तर्क दीजिए, सही है तो क्यों सही है यह भी तर्क में जरूर लिखिए। ये जो आज प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है कश्मीर में, इससे संबंधित आप अपनी कुछ विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या वाकई लगता है कि कश्मीर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? कश्मीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और जो भी भाई बहन कश्मीर से हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि अब आप बदले हुए कश्मीर में कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने नजरिए से कश्मीर को देखते हैं, अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।